अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। गद्दारी का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं, परवेज़ खटक इमरान खान साहब के सामने ना सिर्फ खड़े हो गए बल्कि दो टोक अल्फाज के अंदर बल्कि धमकी अमेज़ अंदाज के अंदर इमरान खान को ये बात बावर करा दी कि मुझे गद्दार कहने की कोशिश ना करना। हिम्मत है तो उन लोगों के नाम लो जो CV लेके जा रहे हैं उनके पास, और सुबह शाम सलाम भी भेज रहे हैं कि जनाब सानू भी खिदमत का मौका दो, आपकी बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, मैं पठान हूँ, निभाना जानता हूं। परवेज़ खटक के इस कदर बोल्ड रद्द-ए-अमल ने इमरान खान के भी तोते उड़ा दिए और वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए, यार मैं की कर बैठा, मैं की क्या बैठा। ना सिर्फ परवेज़ खटक बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इमरान खान साहब को अपना रंग दिखा दिया और ये कह दिया दो टोक अंदाज के अंदर कि जनाब एतमाद करना सीखें, ये ना हो कि आप अकेले रह जाएं और दाएं बाएं फिर आपके साथ जो सीवियां दे रहे हैं वही लोग खड़े हो जाएंगे। अगर आपको खरे खोटे की पहचान नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। इमरान खान साहब के सामने ये रद्द-ए-अमल आखिरकार इख्तियार करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और इमरान खान साहब की तरफ से ये जो बगावत का या जो गद्दारी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं अपनी टॉप लीडरशिप के ख़िलाफ़, अब इसके क्या असरात होंगे इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि झूठ का जो पोल है उसका खुलने का अब वक्त आ गया है। वो सारे का सारा बयानिया, वो सारे के सारा मीडिया कैंपेन, वो सारी की सारी झूठी सच्ची फाइलें, वो सारे के सारे जो बहतान घड़े गए थे नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़, वो अब खुल के सामने आने वाले हैं। क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी मरीम नवाज साहिबा की, और वहाँ पर इवन फील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से जो मरीम साहिबा की अपील है उसकी समाअत थी, और उस समाअत के बाद मरीम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की प्रोसीडिंग पर बात करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ताकि आपके सामने क्लियर पिक्चर आए कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर टॉप लीडरशिप को, वो लीडरशिप जो अपना वज़न रखती है उसको मंजर से हटाने के लिए किस तरह के काम किए गए। आपको वो इमरान रियाज खान साहब का वो तकरीर याद है जो उन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठकर की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप हमें खुद बुलाते थे, आप हमें फाइलें दिखाते थे, आप हमें कायल करते थे कि ये झूठे हैं, आप हमें कायल करते थे कि जनाब ये चोर हैं। अब मैं कायल हो गया कि ये चोर हैं, और अब आप कहते हैं कि उनको चोर ना कहो। इमरान रियाज खान साहब ने ये बात की थी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने भी ये बात की। उनका भी ये कहना था कि मैं जिस वक्त अपोजिशन में था उस वक्त ISI के लोग जब मुझसे मिलने आते थे मुझे फाइलें दिखाते थे करप्शन की, कि जनाब ये देखें इन लोगों की क्या क्या करप्शन है। अब वो क्या करप्शन है ये ज़रा आज की समाअत के सिर्फ चंद नुक्ते में आपके सामने रखूँगा, आपको पता चल जाएगा कि जनाब मामला क्या था। असल में जो ये इवन फील्ड अपार्टमेंट्स वाला केस है, अगर मैं इसके पर आपको आज की प्रोसीडिंग को समराइज़ करूं तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ 4 सवाल आज पूछे हैं फाजल अदालत ने, और नैब के पास इन चारों सवालों के जवाब नहीं थे। पहला सवाल ये था कि पहले नैब ये बताए कि अपार्टमेंट्स ख़रीदने के लिए अदायगी नवाज शरीफ ने की, पहला सवाल। दूसरा सवाल था कि वो जो कंपनियां थी नीलसन और नेस्कॉल, इनके साथ नवाज शरीफ का ताल्लुक़ साबित करें। तीसरा सवाल, कंपनियों का फ्लैट्स के साथ ताल्लुक़ साबित करें। पहला कि पैसे अदायगी किसने की, दूसरा क्या नवाज शरीफ की नीलसन और नेस्कॉल जो लिमिटेड कंपनीज थी इनके साथ कोई ताल्लुक़ है। फिर ये साबित करें कि ये जो कंपनीज थी इन्होंने ये वाले फ्लैट्स ख़रीदे। और फिर चौथा सवाल कि मरियम का ताल्लुक़ साबित करें इन फ्लैट्स के साथ। अब अगर देखा जाए तो यही वो बुनियादी 4 सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ये केस बुना गया कि जनाब 90 की दहाई के अंदर नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे ये जो बन रही थी M2, इसमें किकबैक्स ली, और वो किकबैक्स लेकर उन्होंने इवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए। ये है वो बुनियादी प्रोपेगेंडा कहें या इल्ज़ाम कहें जो नवाज शरीफ साहब के पास है। फिर दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है पनामा के साथ। जब पनामा स्कैंडल सामने आया था तो तब ये 2 कंपनी सामने आई थी कि लंदन के जो अपार्टमेंट्स हैं इवन फील्ड अपार्टमेंट्स, वो कंपनियां 2 कंपनियां होल्ड करती हैं जिनका नाम है नीलसन और नेस्कॉल, और उन कंपनीज ने ये वाले फ्लैट्स खरीदे। अब जब इसके ऊपर, क्योंकि पिछली समाअत के अंदर जो अमजद परवेज़ साहब थे मरीम साहबा के वकील, उन्होंने अपनी बहस मुकम्मल कर ली थी और आज दलाइल का आगाज़ करना था जो नैब के वकला हैं उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने जो नैब के वकला थे, जो उनके प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जनाब जो इश्तिहारी करार दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से
उसके अंदर ये बात कही गई है कि नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल का हक दिया गया था और अदालत ने यह भी लिखा कि मुसलसल अदम हाज़िरी पर अदालत के पास अपील खारिज करने के सिवा कोई चारा नहीं है। वो सरेंडर करें या पकड़े जाएं तो अपील दोबारा कर सकते हैं, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर उनको टोका और अपना वाला फैसला जो था उसको क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर खारिज नहीं हुई बल्कि इश्तिहारी होने की वजह से खारिज हुई। ऐसा नहीं है, जो अपील इस तरह खारिज हुई उसका चार्ज भी दुरुस्त साबित हो गया। अपील किस वजह से खारिज हुई? अदम हाज़िरी की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चार्ज जो उनके ऊपर लगाया गया था वो चार्ज दुरुस्त साबित हो गया। जब तक वो फेयर ट्रायल नहीं होगा, नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे, वो आकर अदालत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, वो आके अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये जो चार्ज है ये चार्ज ही रहेगा। ये दुरुस्त या गलत साबित उस वक्त होगा जब ये इसका फेयर ट्रायल होगा। फिर अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ का केस हमारे सामने नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर फर्द जुर्म दुरुस्त साबित हो गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ट्रायल के बाद सुप्रीम कोर्ट में के फैसले में दी गई डायरेक्शंस मुतल्लका नहीं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस प्री ट्रायल थी, अब ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलना। नैब को तमाम इल्ज़ामात आज़ादाना तौर पर साबित करने थे। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ट्रायल से पहले की थी। और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जनाब ये जो केस है इसने अपनी स्ट्रेंथ पर चलना है। इस केस का बैकग्राउंड आपके सामने है और उसके बाद आपने ये बताना है कि क्या नैब ने आज़ादाना तहकीकात की, जिसके ऊपर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब हमने अलग से इन्वेस्टिगेशन की है। जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जो कुछ आप कह रहे हैं इसके असरात हो सकते हैं। मरियम पर चार्ज है कि उन्होंने मिसलीड किया। ये किसको मिसलीड किया ये आपको बताना है। मैं अब यहाँ पर मामला आ जाता है वो कैलबरी फ़ॉन्ट का, जिसके बारे में ये इल्ज़ाम है कि जनाब मरियम साहबा ने वो कैलबरी फ़ॉन्ट्स के हवाले से बात की। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया मरियम नवाज़ ने इवन फील्ड अपार्टमेंट्स की ख़रीदारी में आनत की, जिस पर अदालत ने कहा कि भाई आप ये बात कर रहे हैं कि ये फ्लैट्स ख़रीदे गए 90 की दहाई में, 1992 में, 1993 में या 1996 तक। जब नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टी एक्वायर की तो आपको ये बताना अब पड़ेगा कि नैब ने के मरियम ने उनकी कौन सी मुआवनत की। भाई आप ये कह रहे हैं ना कि मरियम जो चूँकि इस वक्त ट्रस्ट डीड के तहत वो ट्रस्टी हैं उन फ्लैट्स की, मालिक हैं उन फ्लैट्स की, बेनिफिशरी ओनर हैं, तो फिर आपको ये साबित भी करना पड़ेगा ना कि जनाब वो फ्लैट्स के अंदर जब वो ख़रीदे गए, या तो आप ये बात माने कि ये फ्लैट्स कब ख़रीदे गए, 1996 में नहीं ख़रीदे गए, 2006 में ख़रीदे गए। अगर 2006 में ख़रीदे गए या 2016 में ख़रीदे गए, हर एक चीज़ को क्लैरिटी के साथ लेके आगे चलना पड़ेगा। ये था मामला अदालत का। फिर नैब ने कहा कि मरियम नवाज़ ने वालिद की जायदाद बनाने और छुपाने में मुआवनत की, जिस पर जस्टिस आमिर ने पूछा आपको फिर बताना है 1993 में मरियम नवाज़ ने जायदाद लेने में मदद की, या तो आप बताएं मरियम नवाज़ का किरदार 1993 में जायदाद लेने पर था, या ये बताएं कि ट्रस्ट डीड बनाकर उस जायदाद को बनाने में 2006 में मदद की। आप ख़ुद को जो बंद गली में लेके जा रहे हैं। जिस पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उनको ये कहना पड़ गया कि जनाब हम इस मामले को 2006 में ट्रस्ट डीड के साथ लेकर चलेंगे। यानी नैब ने ख़ुद 1993 से लेकर 96 तक मरियम साहबा की इन्वॉल्वमेंट से उनको ख़त्म कर दिया। और फिर जज साहब ने भी पूछा जस्टिस आमिर ने कि इसका मतलब ये हुआ कि 1993 में मरियम नवाज़ का कोई किरदार नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चार्ज उनके ऊपर लगाया गया था वो चार्ज ही ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ट्रैक है मुकदमे का वो बुनियादी तौर पर क्या है। मैं ये जो छोटे से चंद मैंने रिमार्क्स आपके सामने रखे हैं, साबित क्या करना है? साबित ये करना है कि ये फ्लैट्स कब ख़रीदे गए, ये बुनियादी सवाल है, और किसने ख़रीदे वो उस, और फिर तीसरा सवाल है कि वो फ्लैट्स ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। इन तमाम मामलात का ताल्लुक़ है नवाज शरीफ साहब के साथ, मरियम साहबा के साथ इनका ताल्लुक़ नहीं बनता। लिहाजा इस समाअत के बाद इस बात के खासे हद तक इम्कानात पैदा हो गए हैं कि मरियम साहिबा को इस केस के अंदर रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि 29 सितंबर को
जो समात होनी है उसमें जो नैब का प्रोसिक्यूटर है उसने वो जो 4 सवाल जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि जनाब अपार्टमेंट्स ख़रीदने के लिए क्या अदायगी नवाज शरीफ साहब ने की, अगर नवाज शरीफ ने की है तो फिर उनका वो जो कंपनीज़ हैं उनके साथ ताल्लुक़ साबित करें, फिर ये साबित करें कि नीलसन और नेस्कॉल वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मालिक हैं, और फिर ये भी साबित करें कि जनाब मरियम का इन फ्लैट्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। यानी ये वो 4 सवाल हैं जिसका जवाब देना है 29 सितंबर को नैब ने। और अगर उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दे दिया, अदालत को कायल कर दिया, तो मरियम साहिबा की जो सज़ा है वो बहाल रह जाएगी। और अगर वो अदालत को कायल ना कर सके तो मरियम साहिबा की इस केस के अंदर बरीयत, मेरे ख्याल में आज की प्रोसीडिंग्स के बाद मुझे इस बात का इम्कान लग रहा है कि उनकी इस केस के अंदर जान छूट जाएगी। और जैसे ही इस केस में मरियम साहिबा की जान छूट जाएगी तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब का केस बहुत ही हद तक आसान हो जाएगा, क्योंकि आधा केस खुद नैब अपने हाथों से ख़त्म कर चुकी होगी। क्योंकि ना वो ये सबूत दे चुकी होगी कि नवाज शरीफ साहब ने फ्लैट ख़रीदे, ना वो ये लोग साबित कर सकी होगी कि नीलसन एंड नेस्कॉल किसकी हैं, और ना ही वो ये साबित कर सकेंगे कि जनाब ये पैसे पाकिस्तान से चोरी शुदा पैसे थे जो नवाज शरीफ साहब लेके वतन से वापस गए। फिर इसके बाद मरियम साहबा ने थोड़ी सी मीडिया टॉक भी की है, और उस टॉक के अंदर उन्होंने यकीनी तौर पर जो इमरान खान साहब हैं उनका जो चकवाल का जलसा था उसके कंटेंट्स के ऊपर एतराज़ भी उठाया, और साथ उन्होंने कहा कि भाई लोगों को बड़ी बहादुरी का दर्स देते हो, इतने बहादुर हो तो ख़ुद आओ सामने और आके नाम लो मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का। इतनी तो आप में खुद जुर्रत नहीं है, चले हो लोगों को आज़ादी का दर्स देने। आज़ादी पहले खुद तो खौफ का बुत तोड़ो, जो लोगों को कह रहे हो कि खौफ का बुत तोड़ें और बाहर निकले। अपने आप से खौफ का बुत टूटता नहीं है, और दूसरों से कहते हैं कि जनाब फ़ौज वो जो है बुत तोड़े। फिर जो जुमला मुझे इसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस पर गौर करना चाहिए या जिस पर बहस की जा सकती है वो सिर्फ़ एक जुमला है मेरी नज़र में। मरियम साहबा कहती हैं वो जिनके लाडले हैं वो उन्हें लाडला नहीं समझते, बल्कि बस उनसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। यानी मरियम साहबा का ये इशारा किसकी तरफ है? लाडला कौन है? लाडला इमरान खान है। किसका लाडला है? रहा है माजी में भी, वो रह चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के। अब मरियम साहबा कह रही हैं कि मरियम साहबा लाडले हैं इस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन जो हैं इस्टेब्लिशमेंट वो उसको इमरान खान साहब अपना लाडला नहीं समझते। वो इमरान खान साहब उनके लाड उठाने के लिए किसी भी सूरत पर तैयार नहीं है। वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर या उनको ये बावर करा कर कि मैं कभी आपका लाडला रह चुका हूं, अपना काम निकलवाना चाहते हैं। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं या जो राब्ते कर रहे हैं या जो पैगामात भेज रहे हैं वो इस वजह से नहीं भेज रहे कि वो ताल्लुकात की तजदीद चाहते हैं, बल्कि वो इस वजह से भेज रहे हैं कि वो ये कह सके कि जनाब तुमको मैं इस्तेमाल, तुमने कभी मुझे इस्तेमाल किया, अब मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल है कि मरियम साहबा का ये जो जुमला था उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही जुमला है जिसके जो सब चीज़ों को एक्सपोज करके रख देता है। फिर मरियम साहबा ने वो बात की जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में आपके साथ जिक्र किया था। मरियम साहबा ने कहा कि आप ख़ुद तो चोरी छुपे मिलते हैं, आप ख़ुद तो जाके राब्ते करते हैं, आप ख़ुद तो जाकर पैगामात के तबादले करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को रोक भी रहे हैं और उनको जाके ये कहते भी हैं कि मुझसे पूछे बगैर तुम किस किस से मिले हो, खुफिया मुलाकातें करते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो काम आप खुद कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल फेयर है, लेकिन वही काम अगर कोई दूसरा करे तो आपको इसके ऊपर एतराज़ात हो जाते हैं। यही वो नुक्ता है, यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर ये सारी की सारी बहस चल रही है। क्योंकि अगर आप किसी को गद्दार कहेंगे, अगर आप किसी को ये कहेंगे कि जनाब मुझे तुम धोखा दे रहे हो, मुझे तुम बाईपास कर रहे हो, मुझे सारा पता है कौन किससे जाके मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो दायमाए लोग बैठे हैं यकीनी तौर पर उनमें आस्तीन के सांप होंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं होंगे। तो जब आप इस तरह बरमला वो करेंगे और अपने वफादार और वो जो आस्तीन के सांप हैं उनको एक सफ़ में खड़ा करेंगे, फिर तो आवाज़ तो उठेगी ना, फिर तो रद्दमल आएगा। और ये वही रद्दमल है जो परवेज़ खटक साहब की तरफ से सामने आया। इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब मुझे पता है कि कौन कौन जाकर इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहा है, मुझे बाईपास कर रहे हैं। तो उसके ऊपर परवेज़ खटक साहब ने कहा कि जनाब ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि हम गद्दार हैं, ये इल्ज़ाम ना लगाएं
कि जनाब आपसे चोरी चोरी छुप के जाके मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिम्मत है तो उन लोगों के नाम ले जिनका आपको पता है कि वो CV लेके जा रहे हैं, जो सुबह शाम सलाम भेज रहे हैं। मैं मिलता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से, परवेज़ खट्टक ने सबके सामने ये कहा कि मैं मिलता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से और आपके कहने पे मिलता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से, और आप जो पैगाम देते हैं वो बात जाके उनको वो पैगाम पहुँचाता हूँ और वहाँ से जो जवाब आता है वो आपको पहुँचाता हूँ। और ये मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं थी उनसे मिलने की, ये आप मुझे कहते थे कि जाओ जाके उनसे मिलो, और ये आपके कहने पे मैं जाता था। ये बात आपने कैसे कह दी कि जनाब लोग अपने पास जा रहे हो। खान साहब ने आगे से कहा नहीं मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा फिर जिसके बारे में बात कर रहे थे उनका नाम ले, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन सबको पता है कि परवेज़ खट्टक जाके मिलता है, उन सबको पता है कि परवेज़ खट्टक ही जा रहा है, परवेज़ खट्टक के साथ ही राब्ते हैं और परवेज़ खट्टक ही पैगामात का तबादला कर रहा है। इसका मतलब है कि आप मुझे सुनाना चाह रहे हैं परवेज़ खट्टक साहब गर्म हो गए। ना सिर्फ गर्म हो गए बल्कि आपको याद है कि एक मरतबा जब नेशनल असम्बली में भी इजलास जारी था, वहाँ पर भी पार्लिमानी पार्टी से परवेज़ खट्टक साहब नाराज़ होकर चले गए थे। इमरान खान साहब को वहाँ पर भी उन्होंने खरी खरी सुनाई थी। परवेज़ खट्टक साहब लिहाज नहीं करते। फिर चूँकि कुछ और लोग भी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, उनमें से एक नाम यकीनी तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब का भी है। जब ये बात सामने आई और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी एतराज़ात उठे तो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी रद्द-ए-अमल आया और उनकी तरफ से ये बात कही गई कि जनाब नहीं, जर्नलाइज्ड गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, खान साहब को जर्नलाइज्ड गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैं भी मिलता रहा हूँ, और बल्कि उन्होंने मेयर बुखारी साहिबा के शो में जो बिपर दिया बाज़ाब्ता तौर पर, उन्होंने कहा मैं भी मिलता रहा हूँ, इमरान खान के कहने पे मिलता रहा हूँ। और जब इमरान खान ने कह दिया नहीं मिलना, उसके बाद से नहीं मिला। मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब राब्ते बिल्कुल भी नहीं हैं, किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि खान ने मना कर दिया था। जब खान ने कहा था मैं मिलता था, अब खान ने मना कर दिया मैं नहीं मिलता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अपने तमाम करीबी साथियों को एक लाठी से हाँकना भी चाह रहे हैं और उनको दबाव में भी रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि मैं माइनस हो गया तो काम ख़राब है, क्योंकि उसके बाद मेरी रिप्लेसमेंट रेडी हो रही है। वो रिप्लेसमेंट को इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कांटेक्ट में आ गई है, और अगर रिप्लेसमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ कांटेक्ट में आ गई है तो कल जिस तरह तोशा खाना रेफरेंस है या दीगर मामलात हैं जहाँ पे इमरान खान साहब को नाअहल किया जा सकता है, अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब की तो गेम ओवर, फिर तो काम ख़त्म। उसके बाद तो फिर खान साहब सियासत तो कर सकेंगे लेकिन पार्लिमानी पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे। फिर तो उनको बनी गाला का सुल्तान बन के ही बैठना पड़ेगा। वो पार्लिमानी सुल्तान नहीं होंगे, पार्लिमानी लीडर नहीं होंगे। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि जनाब वो बंदा जो सज़ा याफ्ता है वो तो पार्टी को हेड भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की बतौर पार्टी हेड भी छुट्टी। इसका मतलब यह है कि पार्टी इमरान खान के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो गई, फिर वो अपने फैसले कर सकते हैं। और यही खौफ है जो इमरान खान साहब को खा रहा है, और यही वजह है कि इमरान खान साहब इस मौके पर अभी किसी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, मां सिवाय फवाद चौधरी के। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।